आफ्टरनून। आज हम देखेंगे कि किसी इंजन में घिसावट हो जाने के बाद उसके सिलेंडर में जो घिसावट हुई है उसको कैसे नापेंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे और इस घिसावट में हम क्या क्या चेक करते हैं। यहाँ पर लिख रखा मैंने WOT। W स्टैंड्स फॉर वियरनेस, कि इंजन के सिलेंडर में कितनी घिसावट हो गई है। ओवल्टी, ओवल्टी कहते हैं अंडाकार, किसी सिलेंडर का अंडाकार रूप में घिस जाना। अंडाकार बोले तो यहाँ पर मैंने गोल बनाने की कोशिश की है, फ्री हैंड, ये भी गोल बनाने की कोशिश की है, पर अंडाकार ऐसा। ये सिलेंडर अंडाकार भी हो सकता है, अंदर से घिसा हुआ, और यह टेपरनेस, टेपरनेस होती है ये घिसावट। इंजन पावर स्ट्रोक कहाँ पर हो रही है? TDC के पास मिल रही है। जो सारा कंबशन हो रहा है वो टॉप डेड सेंटर के पास हो रहा है। तो टॉप डेड सेंटर का जो तापमान है वो 1800 से 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। किसमें? डीजल इंजनों में। और पेट्रोल इंजनों में यही 1375 से 1400-1500 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें भी जाता है। तो यहाँ पर ही ज़्यादा घिसावट होती है। TDC पर ज़्यादा घिसावट होती है और नीचे का व्यास लगभग स्टैंडर्ड या थोड़ा बहुत कम रह जाती है। तो इससे जब हम इसको जूम आउट करके जूम इन करके देखेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा घिसावट और यहाँ कम घिसावट। तो इससे क्या होता है? कंप्रेशन लीक हो जाता है। जब इसमें ये दो रिंग लगे हुए हैं और एक के नीचे ऑयल रिंग है। ये कंप्रेशन रिंग दो क्यों हैं? तुम्हें मैंने थ्योरी की क्लास में बताया था, जो ऊपर वाले रिंग हैं ये कंप्रेशन रिंग है और ये जो नीचे वाला रिंग है ये ऑयल रिंग है। ये वाले ऊपर के रिंग ये कंप्रेशन रिंग है और ये नीचे वाला रिंग ऑयल रिंग है। ये अलग किस्म का पिस्टन है, ये पहले वाली गाड़ियों में फिट होता था। इसमें ये हीट डैम है, हीट डैम, जहाँ पर हीट रिजर्व रहती है। तो ये दो क्यों होते हैं? क्योंकि जब कंप्रेशन हो रहा होता है तो ये हवाएं जितनी भी ये बॉटम डेड सेंटर तक आने तक या इसके बाद तक जितनी हवा या एयर फ्यूल मिश्रण आया हुआ है वो दबता है। जब दबेगा तो इधर इन सिलेंडर लाइनर और रिंग के बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस रखता है, वो रखा जाता है। जब ये दबाव पड़ता है ऊपर से इस पर तो वो कंप्रेशन थोड़ा सा लीक होकर इन रिंगों को बाहर को निकाल देता है। अब एक रिंग बाहर को आ गई तो वो जो कंप्रेशन अभी नीचे को लीक हो रहा है उससे दूसरी रिंग भी बाहर आ जाती है। अगर सिंगल एक रिंग रखी जाएगी तो कंप्रेशन लीक हो जाएगा। मतलब डीजल इंजन में जहाँ यहाँ पर 440 डिग्री तापमान होना चाहिए कंप्रेस्ड गैसों का, उतना तापमान नहीं होगा। जब तापमान नहीं होगा तो जो ऑटोमाइज जो डीजल फ्यूल इस पर स्प्रे किया जाएगा वो पूरी तरह से जलेगा नहीं जलेगा तो वो डेटोनेशन करेगा, यानी डीजल नॉक। डेटोनेशन पेट्रोल में बोला जाता है, डीजल इंजनों में बोला जाता है क्या? डीजल नॉक। डीजल इंजन गाड़ियां जब स्टार्ट होती हैं तो उस समय वो थोड़ा कड़कड़ाहट की आवाज़ करती हैं। आजकल के वाहन कम करते हैं, फिर भी करते ही हैं, ठंडी में करते ही हैं। उसे डीजल नॉक कहते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि डिले पीरियड के कारण जो डीजल को जलने में थोड़ा सा समय लग रहा है, इस वजह से वो कंबशन की आवाज़ आती है। तो वो किसी तरह की नॉकिंग ना हो, किसी तरह का कंप्रेशन लीक ना हो, इसलिए ये ऊपर दो रिंग रखे जाते हैं। क्योंकि जब वो गैप रखा जा रहा है, जो गुंजाइश रखी है उससे कंप्रेशन नीचे आ रहा है तो ये रिंग फैल रही है। वो इसलिए भी ज़रूरी है, रिंगों को ऐसे बाहर की तरफ को आना चाहिए, इसीलिए उसके बीच में गैप रखा जाता है। रिंग पूरी चूड़ी की तरह नहीं होता, बल्कि वह
कटा हुआ होता है सामने से। तो और ये जो ऑयल रिंग का काम क्या होता है, इसमें जो भी, ये भी मेटल का है, ये एल्यूमिनियम एलॉय का है, और जो सिलेंडर लाइनर है ये ग्रे कास्ट आयरन, और उसमें क्रोमियम की कोटिंग हुई है। आजकल तो कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन CGI यूज होता है टर्बोचार्ज्ड इंजनों के लिए। तो इन दोनों ही मेटल के पार्ट्स हैं, आपस में घिस के चलेंगे तो घिसावट होगी। तुम अपने हाथों को रगड़ोगे तो आपस में कितने गर्म हो जाते हैं, फिर जब मेटल से मेटल रगड़ेगा तो वो बहुत गर्म होगा। गर्म होने से घिसावट भी होगी, और हीट के बाद क्या होता है, मेटल फैलता है, फैल के फिर वो सीज हो जाएगा। ताकि ऐसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए जो इधर स्प्लैश हुआ है इंजन ऑयल, जो भी लुब्रिकेंट, वह एक सिलेंडर लाइनर और इसके बीच में एक पतली सी ऑयल की फिल्म बना लेता है, परत बना लेता है, जिसकी वजह से फिर ये पिस्टन जो है फिसलता है इसके ऊपर। हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। गीली फर्श पे जैसे तुम्हारे पैर फिसल जाते, गिर जाते हो, तो उसी तरह से ये पिस्टन इसमें फिर फिसलने लगता है। वो ऑयल की फिल्म अगर मोटी हो जाएगी, अगर वह एक निर्धारित जो उसकी मोटाई रखी है उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर ये कंप्रेशन में जोर लगेगा। यानी कि जोर कहाँ लगेगा, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जोर लगेगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये अनडिजायर्ड है। ऑयल फिल्म ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। इसको कंट्रोल करने का काम करता है ये ऑयल रिंग। ये ऑयल रिंग विशेष प्रकार का होता है, ऑयल स्क्रैपर भी इसको कहते हैं। ये थोड़ा चौड़ा होता है और उसके बीच में डक्ट्स होते हैं, और वो होल, ये अंदर वाले ये जो ग्रूव में होल हैं, इन होलों के साथ अलाइंड होते हैं, इन होल्स के साथ अलाइंड होते हैं, ताकि वो जो सिलेंडर वॉल का ऑयल को स्क्रैप करे, स्क्रैप माने खुरचना, उस ऑयल को निकाल के वो ऑयल इस रास्ते से अंदर जाके इस गजन पिन, ये जो कनेक्टिंग रॉड फिट हुई है ये है गजन पिन, और इस कनेक्टिंग रॉड के ये स्मॉल एंड में एक स्मॉल एंड बियरिंग है, तो उस बियरिंग को भी लुब्रिकेट करेगा। अन्यथा वो अगर वहाँ भी लुब्रिकेशन नहीं पहुँचेगा, उधर अगर लुब्रिकेंट नहीं पहुँचेगा तो वहाँ भी घिसावट होगी, और घिसावट होने से ये गजन पिन और उसके बीच में एक ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी, जिससे पिस्टन ऐसे अपने सिर पे ऐसे ऐसे प्ले करने लगेगा। जब ऐसे ऐसे करेगा तो ये स्लैपिंग होती है, ये बार बार इससे सिलेंडर लाइनर से ऐसे ऐसे टकराएगा तो थप्पड़ मारने की जैसी आवाज़ आती है, स्लैपिंग कहते हैं उसको। और इसी कारण से ये ओवल्टी हो जाती है इंजन सिलेंडर में। तो इन्हें कैसे चेक करेंगे कि ओवल्टी को कैसे चेक करेंगे और इस टेपरनेस को कैसे चेक करेंगे। इसके लिए जो टूल यूज होता है वो होता है सिलेंडर बोर गेज। क्या होता है? सिलेंडर बोर गेज। सिलेंडर बोर गेज से कैसे किसी सिलेंडर की WOT निकाली जाती है, आज तुम्हें ये समझना है। इसको उठा के यहाँ पर, तो इसे नापने से पहले कुछ चीज़ें जानकारियाँ होना जरूरी है। ये इस क्रैंक शाफ्ट में ये क्रैंक पिन है, ये मेन जर्नल हैं, ये 3 मेन जर्नल हैं इसमें। पर जब यही 4 सिलेंडर इंजन जब 407 में फिट होगा या फिर 709 में फिट होगा, तो वहाँ पर ये मेन जर्नलों की संख्या एक ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो हैवी ड्यूटी इंजन है जो कि मीडियम ट्रक में यूज हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ मेन जर्नल होंगे 5, इसमें है 3, क्योंकि ये एम्बेसडर का इंजन है। तो इसमें इस तरह से ये सिलेंडर, ये कनेक्टिंग रॉड ऐसे फिट रहती है, नीचे से एक बिग एंड का कप लगकर यह बेयरिंग का काम करता है, ऐसे गोल हो जाता है, नीचे कप लगी रहती है, लगाई थी वाले दूसरे वाली शाफ्ट में लगी है। ठीक है, तो ऐसे फिट है। हम इसे यहाँ से देख रहे हैं, अभी ऐसे देख रहे हैं, तो ये जिस साइड में ये पिस्टन की गजन पिनें हैं, ये साइड होती है नॉन थ्रस्ट साइड, इस तरफ घिसावट कम होती है।
ये इसलिए रखी जाती है ताकि जब पावर स्ट्रोक के टाइम पर यहाँ पर कंबशन के बाद जब गर्मी होगी और ये पिस्टन फैलेगा, अभी ये अंडाकार है पिस्टन, बाद में ये गोल हो जाएगा उस गर्मी के प्रभाव से। तो थर्स्ट साइड जो है, जब कंप्रेशन होता है, जिस समय एयर अंदर आई हुई एयर को ये पिस्टन कनेक्ट, ये क्रैंक शाफ्ट ऊपर को धकेल रही, तो पिस्टन ऐसे ऊपर को जा रहा है, तो ये इस तरफ से यानी इसकी दूसरी तरफ से दबाता हुआ चलता है, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, तो इस तरफ ज़्यादा घिसावट होती है। और पावर स्ट्रोक में जब गैसें फैलती हैं तो फिर ये इस तरफ को घिसता हुआ आता है। तो ये जो दो साइडें हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये है थर्स्ट साइड। आजकल के पिस्टनों का आकार इतना बड़ा नहीं होता है, इसका आकार जितना बड़ा होगा इसका भार उतना ज़्यादा हो जाएगा। कनेक्टिंग रॉड जितनी भारी होगी, कनेक्टिंग रॉड प्लस गजन पेन प्लस ये पिस्टन, बहुत ज़्यादा भार इस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर पड़ जाएगा। इस क्रैंक शाफ्ट को अपने साथ साथ बहुत सारे अन्य चीज़ों को चलाना है, केम शाफ्ट को चलाना है, फिर उसके बाद फ्यूल इंजेक्शन पंप को चलाना है, अल्टरनेटर को चलाना है, वाटर पंप को चलाना है, एसी के कंप्रेसर को चलाना है, ऑयल पंप को चलाना है, और बड़े ट्रकों में एयर कंप्रेसर को चलाना है, ब्रेक सिस्टम का जो ट्रकों में होता है एयर ब्रेक। तो एयर ब्रेक, एयर कहाँ से आएगी, उसके अंदर कंप्रेसर होता है, वह भी इंजन से ही, इसी क्रैंक शाफ्ट से ड्राइव लेता है। तो इतनी सारी चीज़ों को इस क्रैंक शाफ्ट ने चलाना है, तो ज़रूरी है कि जो भी ऑटो पार्ट्स हैं वो हल्के से हल्के हों, ताकि इनर्शिया फोर्स ज़्यादा इसको डिस्टर्ब ना करे और फ्यूल इफिशिएंसी ज़्यादा मिले, इंजन ओवरहीट ना हो, अध जले हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में विक्षेपित ना हो। इसलिए जब इंजन 2-2.5 लाख किलोमीटर चल जाता है तो उसके बाद उसे ओवरहॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, परंतु मिस मेंटेनेंस, टाइम पर इंजन ऑयल चेंज नहीं किया, कूलेंट चेंज नहीं किया, वी बेल्ट टूट गई, या फैन, जो छोटी कारें हैं उनमें जो थर्मो फैन है जो कि ECU द्वारा चल रहा है वह नहीं चला, इंजन ओवरहीट हो गया, तो उससे काफ़ी घिसावट हो जाती है। मेन घिसावट का कारण होता है कि टाइम से इंजन ऑयल चेंज नहीं करना। इसलिए यदि 10,000 किलोमीटर पर इंजन ऑयल चेंज करना है तो उसको 9,500 किलोमीटर पर चेंज कर लो। यह नहीं कि परसों ही चेंज किया था और हो जाए 20,000 किलोमीटर, ऐसी ही चल रही है गाड़ी, तो इससे क्या होता है, इंजन में बहुत ज़्यादा घिसावट हो जाती है और वो टाइम से पहले ही ओवरऑल करना मांगता फिर। तो इसे नापना कैसे है, इसको नापने के लिए जो विशेष टूल यूज होता है वो है ये सिलेंडर बोर गेज, इसको कहते हैं। इसमें एक ये स्टैंड है, स्टैंड नहीं, ये हमने थोड़ा सा अभी लगा के टेस्ट किया था। ये इस तरह से अलग अलग होते हैं। ये सारा आइटम इस तरह से इस बॉक्स में फिट रहता है और ये बीट्स हैं इसमें। ये 100 mm तक के बोर को माप सकता है, तो 100 mm की ये बीट है जो 100 mm को मापेगी। इसी तरह से 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, ये इस तरह की बिटें हैं। तो पहले इसको हमने असेंबल करना है टूल को असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम इसे पकड़ लेते हैं। इंजन के बोर साइज को नापने के लिए आपको कोई पता नहीं है। अगर आपके पास मैनुअल है और वो 475 का इंजन है, तो जब वो उसका कंप्रेशन लीक हो गया तो आप पिस्टन को ऊपर से पकड़ के ज़रा ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो उसमें चाल आएगी। उस चाल को नापने के लिए क्या करते थे, कई बार लोग फीलर गेज डाल के उसको, जिसके पास ये सिलेंडर बोर गेज नहीं होता वो फीलर गेज डाल के उससे बता देता कि नहीं इसके तो पूरा इंजन ओवरऑल होगा। परंतु आपको यहाँ से निकलोगे, इंजन असेंबलिंग में लगोगे, असेंबली प्लांट में, वहाँ पर भी जो इंजन का ब्लॉक अलग से आता है, आपको असेंबल करना पड़ता है उसको। ये प्रॉपर साइज का है या नहीं, क्वालिटी में भी आपको ये चेक करना पड़ता है। जब आप क्वालिटी में जाते हो तो
किसी और ने ब्लॉग बनाया, उसी ने ब्लॉग बना के सब कुछ करके भेज दिया, उसने कहा ये 475 का इंजन है कि नहीं है, वो टेस्ट करना जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको इन टूल्स का प्रयोग जानना जरूरी है। अब हमने जब इसको नापा था तो एक वर्नियर कैलिपर के द्वारा, वर्नियर कैलिपर यह एक मल्टीपर्पज टूल है, वर्नियर कैलिपर। इसका ये फिक्स जॉ है और ये वाला ये स्लाइडिंग जॉ है। जो भी रीडिंग लेनी है उसके बाद इसे लॉक करने के लिए ये लॉक नट्स हैं। इसमें 2 पैमाने हैं। ये जो नीचे वाला है ये मुख्य पैमाना है, इसमें 1 मिलीमीटर से लेके 300 मिलीमीटर तक के निशान हैं, नीचे वाला। और ये जो बीच वाला पैमाना है ये है वर्नियर पैमाना। ये क्या है? वर्नियर पैमाना है। तो इसका अल्पतमांक कितना है, लीस्ट काउंट कितनी है? 0.02। तो इसके द्वारा यहाँ पर हम किसी भी शाफ्ट की मोटाई नाप सकते हैं, इसके द्वारा इंटरनल माप ले सकते हैं। हमने किसी बोर का साइज़ मापना है, किसी होल की माप लेनी है, तो हम इस वाले हिस्से से उस बोर की माप ले लेते हैं। फिर इसको लॉक कर देते हैं। यहाँ जो नीचे वाले में आया है ये पूरी रीडिंग होती है, यानी इसके अनुसार अभी ये 91 से आगे है, तो 91 को तो पूरा लिखना है। उसके बाद देखना है कि वर्नियर का कौन सा खाना मुख्य खाने की सीध में आया है, उसको चेक कर लेना है। और जो नीचे वाले में हैं ये 0 से 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखे हुए हैं, तो 0 से 1 तक 5 खाने हैं, तो नीचे वाले में कुल 50 खाने हैं। तो इसमें जो मान लिया ये 4 पे आया है तो ये कितना हो गया? 20 हो गया ये। और इससे 2 आगे यानी 22वां खाना ऊपर मिल रहा है, तो वो 22 को हम 0.02 से गुणा कर लेंगे, तो कितना हो गया? वो 0.44 हो गया। तो ऊपर आया है 91, तो उसकी माप होगी 91.44। ये तो वर्नियर कैलिपर पढ़ने की विधि है। चाहे आपने माप यहाँ ले रखी है, चाहे आपने माप यहाँ ले रखी है, चाहे आपने इससे किसी होल की गहराई भी माप सकते हो, आप पढ़ना यहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो निकल रहा है इससे आप किसी होल की गहराई नाप सकते हो। ये इसको इस तरह से यूज करेंगे तो आप किसी बोर का साइज माप सकते हो, और आप नीचे वाले से किसी भी शाफ्ट की इस तरह से मोटाई माप सकते हो। तो ये पर इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.02 है। इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट है फिर माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ये भी आउटसाइड माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर होते हैं, यानी ये बाहरी किसी शाफ्ट का बाहरी व्यास भी माप सकते हैं, और इनसाइड माइक्रोमीटर की इस बोर का डाया भी माप सकता है। जैसे इसके द्वारा हम आ रहा है ये वाला, इस तरह से हम इसका बोर डाया मोटा वाला, मतलब एक सिलेंडर बोर गेज हम कितने का सेट करेंगे, कौन सा हम इसमें बिट लगाएंगे, इसके लिए हम इसे एक आइडिया लेने के लिए इसको इस तरह से माप लेते हैं। फिर इसे हमने लॉक कर दिया, तो इसका भी बोर डाया आया लगभग 85, 86, 87, 88, 89.46। तो अब हमें आसानी होगी इसके अंदर सिलेंडर बोर गेज डालने के लिए। ठीक है, अब सिलेंडर बोर गेज को असेंबल कैसे करना है? हमने अपने इंजन सिलेंडर को माप लिया था, इसे एक बार लगा के चेक भी कर लिया। तो इस तरह से ये हमने 70 वाली बिट ले ली, यानी ये है 70 की बिट।
इसमें डाल दी, पर ये कितनी है अभी हम नापेंगे। देखो, इस बिट को लगाने के बाद आप ऐसा डाल रहे हैं और जो कुछ भी रीडिंग आ रही है वो एक्चुअली नहीं होती है, होती क्या है। अब आपको इसको पहले आउटसाइड माइक्रोमीटर से माप लेना है कि ये कितना है। वहाँ से तो हमने 70 की बिट उठाई है, परंतु इसका भी तो कोई माप है, और ये स्लाइड कर रहा है। जब ये स्लाइड कर रहा है तभी जाकर ये ऊपर डायल चल रहा है, और यहाँ पर ये पिन है। ये पिन जब सिलेंडर की दीवार से लगेगी तभी यहाँ पर डायल बताएगा। तो हमने, क्योंकि ये मालूम है कि ये 70 से ऊपर है, तो हमने, हमारे पास ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है 50 से 75 का। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर 25-25 मिलीमीटर के मिलते हैं। पहला 0 से 25, दूसरा 50 से 25 से 50, फिर 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125। इस तरह से ये 25-25 mm के मिलते हैं। इन्हें यूज करने से पहले, सबसे पहले इसकी जीरो एरर देख लेनी है। जीरो एरर देखने के लिए जो इसकी एक डेटम लाइन है, इसके भी पैमाने देखिए। ये जो दिखाई दे रहा है, ये एक जो लाइन दिखाई दे रही है, ये 50, 55, 60 लिखा हुआ है इसमें। ये इसकी डेटम लाइन है। ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये डेटम लाइन है। इस पे 50, 55, 60 इस तरह से अप टू 75 लिखा हुआ होगा। तो इस लाइन में जहाँ पर हमें 50 दिखाई दे रहा है, और ये है थिम्बल, इसे कहते हैं थिम्बल। ये रैचेट है, ये स्पिंडल है, ये एनविल है, ये इसकी बॉडी है। इसका हमने इसकी जीरो एरर चेक करनी है, तो इसके बीच में ये डिस्टेंस पीस है, इसको हम पहले इसमें लगा लेंगे। और ये वाला जो है, ये लॉक नट है इसका। जब भी माप लेकर इसको यूँ कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, तक फिर उसके बाद ये थिम्बल नहीं चलेगा, लॉक हो जाएगा। तो पहले हम इसके बीच में डिस्टेंस पीस डाल के इसको, इसकी जीरो एरर चेक कर लेते हैं। अब इस तरह से इसको लगाना है। डेटम लाइन और थिम्बल का जीरो एक लाइन में होनी चाहिए। दिख रहा है कैमरे में? डेटम लाइन और थिम्बल का जीरो एक लाइन में होना चाहिए, और रैचेट को घुमाने पर भी ये नहीं घूमना चाहिए। अब इसके अंदर कोई जीरो एरर नहीं है। यदि यह जीरो आगे चला जाता तो जितने खाने भी आगे जाता, उससे जो भी हम माप लेंगे वो फिर उसमें, फिर वो एक जीरो एरर है, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। अभी हमारे इसमें कोई माप ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये इसे खोल के हम इस तरह से इसे माप लेंगे। माप लिखना इसकी जो मैं बताऊंगा। इसे यहाँ से खोल के इसे एनविल और स्पिंडल के बीच में रखना है। ये जस्ट टच होना चाहिए।
और हमने इसे लॉक कर दिया। अब इसे पढ़ना कैसे है? जो ये डेटम लाइन के ऊपर 70 दिख रहा है, फिर 71, 72, 73, ये है मेन स्केल। मेन स्केल की माप लिखिए 73। और जो सब डिवीजन है, मेन डिवीजन हो गए इसके 73। सब डिवीजन, एक ये नीचे वाला खाना दिखाई दे रहा है, सब डिवीजन 0.5। अब हम देखेंगे कि यह थिम्बल का कौन सा भाग इस डेटम लाइन के सामने है। इस डेटम लाइन के सामने ये थिम्बल का कौन सा हिस्सा आ रहा है? ये आ रहा है 12वां हिस्सा। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.01। तो उसको लिखेंगे कितना? 0.12। तो इसकी टोटल माप कितनी हो गई? मेन डिवीजन MD लिख दिया मैंने 73 mm। सब डिवीजन 0.5 और थिम्बल डिवीजन 0.12। 12 नहीं है वो। अब हमने इनको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो 73.62 mm, 73.62 mm इसकी माप आ गई। अब हम इसमें इस डायल को लगाएंगे। यह डायल गेज 0 से 10 mm तक चलेगा। जब ये दबेगा ना, इसकी ये नॉब दब रही है और ये बड़ी वाली सुई चल रही है, बड़ी वाले डायल के साथ साथ इसका छोटा डायल भी चल रहा है। ये बड़ा डायल जब एक चक्कर मारेगा तो ये 1 mm चलेगा, और उस समय जो छोटी वाली सुई है वह एक खाना इधर आ जाएगी, यानी 1/9 जो लिख रखा है, 19 जो लिख रखा है, वो छोटी वाली सुई वहाँ चली जाएगी। तो इसे इसमें फिट करने से पहले हमें क्या करना है? इसको 0 पे सेट कर लेना है। यानी जो बड़ा डायल है इसके नीडल को भी 0 में रखना है, और जो छोटा वाली छोटी सी एक घड़ी की सी आकृति दिखाई दे रही, दोनों को 0 पे रखना है। ठीक है, 0 पे रखने के बाद इसे यहाँ इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने पर देखोगे कि ये हिलने लग गई है सुई। ये नहीं हिलनी चाहिए। इसको हमने यहाँ पर 0 पे हमने इसे सेट कर दिया। मैंने कहा था स्क्रू ड्राइवर लेके आओ, टाइट कर देना है। अब इसे सिलेंडर लाइनर में इंसर्ट करना है। ये इसका नहीं है, ये हमने सेटिंग कर रखी। जो पीछे एम्बेसडर का इंजन हमने खोल रखा है उसका बोर डाया नापना है। ठीक है, अब जब ये क्रैंक इसमें इस तरह से फिट होगी ऐसे, तो जिस साइड में, यानी ये साइड क्या है? नॉन थ्रस्ट साइड है, और ये साइड है थ्रस्ट साइड। तो हमने नापना कहाँ है? थ्रस्ट साइड को। वो मैंने यहाँ पर ये जो A' B' है, यह नॉन थ्रस्ट साइड है। वहाँ पर स्टील रूल लेके इसी तरह से बीचों बीच निशान लगा लेने हैं। ये A और B जो है ये थ्रस्ट साइड है, नापना है ऐसे। यूँ इसे नीचे डालेंगे। जैसे जैसे नीचे को जाता रहेगा, डायल हिल रहा है, दिख रहा है? ये इस तरह से कुछ न कुछ माप बताएगा।
तो जैसे अभी ये 10 पे गया है तो ये है कितना हुआ, ये 0.10 हुआ ये, और हमारे पास माप है 73.62। इसमें अब ये 0.10 हो गया तो ये कितनी हो गया टोटल, 73.72। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर माप लेंगे ए और बी पर, फिर लेंगे सी और डी पर, सी और डी पर जो माप आ गई उसको भी नोट कर लेंगे, फिर लेंगे ई और एफ पर, ठीक है, फिर लेंगे हम इसको जी और एच पर, और के और जे पर। इतनी मापें लोगे तब जाकर कहीं शुद्ध गणना होगी। अगर आपने एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया, उससे काम नहीं चलेगा। इसको 4, 5, 6 जगहों पे नापोगे। अब इसमें से जो सबसे बड़ा व्यास आपके पास आएगा, उस व्यास में से, और जो सबसे छोटा व्यास आएगा, मान लिया एक आ गया 73.66, ठीक है, और एक व्यास आ गया आपके पास 73.73। घटा देना है, इससे जो भी मान आएगा, कितना मान आएगा, 0.07 mm। ये इसकी आ गई ओवल्टी। ओवल्टी का मतलब है, देखो इसके दो व्यास हैं, एक ये बड़ा व्यास है और एक ये छोटा व्यास है। तो इस बड़े व्यास में से आपने छोटे व्यास को घटा दिया तो क्या निकली, ओवल्टी निकल गई। इसी तरह से आपने टीडीसी पर नापो, थर्स्ट साइड में कहाँ होगी घिसावट, थर्स्ट साइड में। ऊपर को आते समय पिस्टन इस तरफ को घिसता हुआ आ रहा है और नीचे को जाते समय यहाँ से रगड़ता हुआ नीचे को जा रहा है, तो घिसावट होगी इस साइड में। अपने यहाँ पर नाप लेनी है तीन जगहों पर, ठीक है। फिर ये है टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर। यहाँ से बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, वह सबसे निचला स्थान जहाँ से पिस्टन और नीचे नहीं जा सकता। वह सबसे ऊपरी स्थान जहाँ से पिस्टन और ऊपर नहीं, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ये यहाँ पर आने के बाद फिर नीचे को ही जाएगा, क्योंकि क्रैंक घूम जाएगी। ये जब क्रैंक घूमेगी तो पिस्टन, ये अभी 2 सिलेंडर ऊपर हैं और 2 सिलेंडर नीचे हैं। 2 पिस्टन टीडीसी पर हैं और 2 पिस्टन बीडीसी पर हैं। जब ये घूमेगी तो अब ये वाले नंबर 1 और 4 टीडीसी पर आ गए और 2 और 3 बीडीसी पर चले गए। ये एज पर फायरिंग ऑर्डर बनी हुई है, इसीलिए इसकी प्रोफाइल इस तरह की बनी हुई है, ठीक है। तो आपने वो सारी मापें ले लेनी है। फिर यहाँ पर क्या करना है, टीडीसी पर ज़्यादा घिसावट होगी तो टीडीसी पर जो माप आई है, जो रीडिंग आई है, उससे जो बीडीसी पर रीडिंग आई है उस रीडिंग को घटा दोगे तो इसका पता चल जाएगा कि यहाँ की माप कितनी है और यहाँ की माप कितनी है। वो क्या हो गया, इसका टोटल टेपरनेस हो गई। तो इसी तरह से चारों सिलेंडरों की माप लेनी है। जो सबसे ज़्यादा ओवल्टी है, सबसे ज़्यादा टेपरनेस है, ये इसकी सबसे ज़्यादा वियरनेस हो गई। तो इससे पता चलेगा कि इस पे स्लीव डालनी पड़ेगी। मान लिया ये इतना नहीं आ रहा है, ये 0.02 आ रहा है और मैक्सिमम भी इतना ही आ रहा है, तो रिंग डालकर काम चल सकता है। समझ में आई बात। इसके लिए स्लीव और पिस्टन वगैरह चेंज नहीं करने पड़ेंगे। स्लीव डाल दी और पिस्टन में ज़्यादा घिसावट नहीं हुई है, पिस्टन इस तरह से टूटा नहीं है या उसके कोने क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं, तो फिर पिस्टन वही फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो टूल को असेंबल करना भी देख लिया। कैसे माप लेने से पहले उसे आउटसाइड माइक्रोमीटर से माप लेना है एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर से तुम्हें ये पिस्टन को भी मापना है। पिस्टन को यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 3 जगह पे मापना है। यहाँ पर नहीं मापना है। क्यों नहीं मापना है? क्योंकि यहाँ पर पिस्टन थोड़ा ओवल है। फिर भी ये कितना ओवल है इसको टेस्ट करने के लिए तुम यहाँ पर भी नाप सकते हो। तो यहाँ पर का जो व्यास आएगा
उस व्यास को इस वाले व्यास से घटा दोगे तो ये कितना ओवल है इसका भी पता चल जाएगा कि इस पर फुल तापमान पर ये कितना एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो इस तरह से सिलेंडर बोर गेज से हम किसी भी इंजन सिलेंडरों की, सारे इंजन सिलेंडरों की या किसी पर्टिकुलर एक इंजन सिलेंडर की वियरनेस, ओवल्टी और टेपरनेस निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने मिनट